जी हां, संदेश खाली में, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर जो अत्याचार और जुल्म हुआ उसके खिलाफ बीजेपी ने अपनी आवाज बुलंद की, जोर शोर से धरना प्रदर्शन हुए और इसका नतीजा ये सामने आया कि जो शाहजहां शेख था, जो संदेश खाली का सबसे बड़ा गुनहगार था, जिस पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे थे, वो अब सलाखों के पीछे। और ऐसे में अब संदेश खाली पर क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि आज ममता के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल का उनका दौरा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और संदेश खाली पर जारी सियासी महाभारत के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। 2 दिनों में वो हुगली और नादिया जिले में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। बंगाल की जनता को 22,000 करोड़ की सौगात भी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और सबसे अहम बात यह कि संदेश खाली विवाद के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली बंगाल यात्रा है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि पीएम मोदी संदेश खाली पर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। क्या वो संदेश खाली के गुनहगारों को सख्त संदेश देंगे और क्या इस दौरे के बाद एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग तेज होगी, क्योंकि खबर है कि बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के नाम फाइनल कर लिए हैं। आज उन नामों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए इन्हीं सभी मुद्दों पर आज होगी बड़ी बहस, करेंगे चर्चा, उन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह, आज बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान संभव है। आज 16 राज्य की 100 से ज्यादा सीटों का ऐलान संभव है। बीती रात चुनाव समिति की बैठक में यूपी की सभी 80 सीटों पर चर्चा हुई। चुनाव समिति की बैठक में यूपी की 52 सीटों पर नाम तय हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, इनसाइड स्टोरी क्या मिल रही है? कौन से बड़े नाम तय हो चुके हैं? कौन से बड़े नाम हैं जो इस बार लिस्ट से बाहर होते नजर आ रहे हैं? देखिए, कल जो देर रात तक बैठक हुई है उसमें यूपी के सभी लोकसभा की 80 सीटों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। उम्मीदवारों के जो पैनल थे, कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, उससे पहले आपको बताएं सहयोगी दलों के लिए भी बातचीत की गई कि भाई 6 सीटें सहयोगी दल के जो पार्टनर हैं उन पे लेकर फाइनल हो गया है। ये जानकारी मिली है कि आरएलडी को कौन सी वो 2 सीटें दी जाएगी, उस पर आखिरी फैसला होना बाकी है। अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 52 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। 80 में से 52 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। 6 सीटें अगर आप एनडीए के अलायंस पार्टनर के लिए छोड़ दीजिए। उसमें से एक बड़ी जानकारी जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा जा रहा है कि गाजियाबाद से जो आपको मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वीके सिंह की जगह इस बार किसी दूसरे को गाजियाबाद से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिली है हमें सूत्रों के हवाले से। और भी सीटों पर इसी तरीके के बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंतजार कर लेना चाहिए जब तक फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि वैसे भी बीजेपी के बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मोटे तौर पर 52 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। उनमें से कुछ सीटों का जिसमें बड़े नाम भी होंगे और कुछ वैसी सीटें जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी यूपी में, जो 14 सीटें। बिल्कुल पंकज, बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना, और माना यह जा रहा है कि आज वो तमाम नाम सामने आ सकते हैं। 16 राज्यों की 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है, और जैसा कि पंकज हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, यूपी में 80 में से 52 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। यह अहम खबर पंकज ने दी। यूपी में बीजेपी सहयोगियों को 6 सीटें देगी, अपना दल और आरएलडी को 2-2 सीटें मिली हैं। यूपी में निषाद पार्टी को 1 सीट और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को बीजेपी 1 सीट देगी। ये तय होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है, असम में सहयोगियों को बीजेपी 3 सीटें देने जा रही है। देखिए, यह भी तय हो गया है। असम में एजीपी को 2, यूपीपीएल को 1 सीट संभव है। तो असम का जो फॉर्मूला है वो भी सामने आ रहा है सहयोगी दलों को लेकर। असम में सहयोगियों को बीजेपी 3 सीटें देने जा रही है। बिल्कुल, और देखिए एक और अपडेट आपको दे दें इससे जुड़ी हुई। हरियाणा से खबर है, बीजेपी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी। हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। यह और बड़ी खबर है।
वहीं देखिए झारखंड में आजसू को एक सीट देने का प्लान है। बिहार में सीट शेयरिंग पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। आनंद प्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, सहयोगी दलों को लेकर ये तमाम खबरें आ रही हैं कि कुछ राज्यों में सीट एडजस्टमेंट हो गया है, क्या और जानकारी मिल रही है? और बिहार को लेकर कब तक स्थिति फाइनल होगी, क्योंकि बिहार पर निगाहें टिकी हैं, अभी अभी एनडीए सरकार वहां बनी है। बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो बीजेपी है वो एनडीए में जो सहयोगी दल है उनमें किसको कितनी सीटें मिलेगी, इसका अगले हफ्ते संभवतः बीजेपी और सहयोगी दल एनडीए के वो ऐलान भी कर देगी। इसको लेकर लगभग बातचीत पूरी हो चुकी है। सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार को लेकर अभी फाइनल बातचीत होनी बाकी है। इसके अलावा टीडीपी, एआईएडीएमके और अकाली दल, इनसे जो बातचीत चल रही थी, बातचीत फिलहाल बीच में रुक गई थी, उसको लेकर भी कुछ बातचीत होनी बाकी है। और बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में सहयोगियों से भी बीजेपी अपनी बातचीत पूरी कर लेगी और ऐसे में संभवतः अगले हफ्ते सहयोगी दल जो है उनको किस राज्य में कितनी सीटें बीजेपी दे रही है उसको लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बीजेपी की कोशिश ये है कि मार्च 10 या 12 तक, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले बीजेपी की कोशिश है कि 300 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। अच्छा आनंद, ये खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, इसके पीछे क्या रीजन? जी, दरअसल बीजेपी को ये लगता है कि अगर वहाँ पे वो दुष्यंत चौटाला के साथ पार्टी के साथ गठबंधन, उनके साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा दोनों ही दलों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक जाट सेंटिमेंट रहा है। तो ऐसे पार्टी को लगता है कि अगर दोनों दल साथ में लड़ते हैं तो जाटों का वोट न बीजेपी को मिलेगा न इसके सहयोगी दल को मिलेगा। यही वजह है कि अभी औपचारिक गठबंधन टूटने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि सभी 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़े और अगर बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में गठबंधन के रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो आनंद प्रकाश पांडे और पंकज झा हमारे दो सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई अपडेट आती है, जैसे ही उम्मीदवारों के फाइनल नाम हमारे सामने आते हैं, फौरन हम आपके सामने रखेंगे। लौटते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड, बंगाल और बिहार के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 22,000 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी कोलकाता में करेंगे रात्रि विश्राम। तो प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा, इसको लेकर अहम बातें क्या है उस पर भी जल्दी से एक नजर डालेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बंगाल में क्या कहेंगे इस पर न सिर्फ पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़े लोगों की नजर है बल्कि पूरे देश की नजर है। तो सौगात और सख्त संदेश होगा। पहली बात यह कि आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरी बात, हुगली और नादिया जिलों में रैली करेंगे प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उस पर रहेंगी निगाहें। और इस रैली में वो संदेश खाली को लेकर कहते क्या है उस पर भी सबकी नजरें होंगी। वहीं 22,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मिलने जा रही है पश्चिम बंगाल को। 1 मार्च को हुगली के आराम बाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। 2 मार्च को नादिया के कृष्णा नगर का वो दौरा करेंगे और पहला ऐसा मौका है संदेश खाली मामले के सामने आने के बाद, उजागर होने के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। और देखिए, 1 मार्च की बात करें 7,200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 2 मार्च की बात करें तो 15,000 करोड़ की यो परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी के प्रोजेक्ट्स जो हैं 1 मार्च को इनका उद्घाटन होना है। वहीं 2 मार्च को ऊर्जा क्षेत्र और परिवहन से जुड़ी तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर अगर आप नजर डालें तो इसके 2 बड़े रीजन नजर आते हैं। एक तो बड़ी बड़ी सौगातें और दूसरा संदेश खाली को लेकर एक सख्त संदेश ममता बनर्जी की सरकार को। और एक तीसरी बात यह कि जो दोनों जगह पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, पिछले चुनाव में खासकर आरामबाग में बहुत ही मार्जिनल वोट से बीजेपी पिछड़ी थी वहां पर। बिल्कुल ताकत लगाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ताकि यह जीत सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल, तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से ममता सरकार बैकफुट पर है? क्या संदेश खाली मुद्दा लोकसभा चुनाव तक गर्म रहेगा? क्या यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, क्या संदेश खाली पर चुनाव में ममता बनर्जी को झटका लगेगा? यह मुद्दा क्या ममता बनर्जी पर भारी पड़ने वाला है, टीएमसी पर भारी पड़ने वाला है? क्या बीजेपी को घेरने के लिए टीएमसी अब और ज्यादा आक्रामक होगी?
सवाल यह भी है क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। हमारे साथ इस वक्त बंगाल के आरामबाग से सुजॉय पॉल हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कई खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश लखेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सरकार साहब, नेता हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्ट पार्टियों का रुख रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सरकार साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल, संदेश खाली मुद्दे के सामने आने के बाद यह पहला ऐसा मौका है, माना यह जा रहा है कि कोई सख्त मैसेज, कोई सख्त संदेश जरूर दिया जाएगा इस दौरे के दौरान। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है? देखिए, जितना एक्साइटेड भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, उतने एक्साइटेड मीडिया है कि मीडिया ज्यादा एक्साइटेड दिखा था। दूसरे नंबर बात क्या है, ये जुमलाबाजी, ये चुनाव जब आता है तो डेली पैसेंजर इनको चालू हो जाता है। उसको बाद में चुनाव जब चला ना 8 घाट ना 360 का मतलब सर रविवार तो रविवार 8 दिन होता है, उसमें दिन इसको दिखाई, घाट कोई मर जाता है, इंतकाल करता है, उस दिन भी दिखाई नहीं देता। 360 देखिए, कोई बड़े त्योहार दुर्गा पूजा आता है, उस दिन भी उसको दिखाई नहीं, चुनाव के 5 साल के बाद में इसको दिखाई देता है। ये 8 घाट ना 360 के सवाल ये बंगाल की जनता हो जान चुके हैं। रह गया है ये जुमलाबाजी जो है, ये चुनाव के लिए ही सेफ है। और दूसरे नंबर आरामबाग नहीं, लेकिन दिखाई तो आपको शाहजहां शेख की करतूतें भी नहीं रही थी। अभी थोड़े दिनों पहले तक आप ही हमारे साथ इसी डिबेट में बैठकर शाहजहां शेख का बचाव कर रहे थे, बेकसूर बेगुनाह ठहराने की कोशिश की जा रही थी उन्हें, अब वो सलाखों के पीछे हैं। नहीं, बेगुना नहीं, आपको मैं समझाता हूं क्यों 55 दिन बाद में उसका अरेस्ट हुआ है। जब शाहजहां शेख के खिलाफ में जब एफआईआर किया था, ईडी ने जाके हाईकोर्ट में उसको स्टे करा दिया था। हाईकोर्ट में जब चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला इसको किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और इसको कोई पाबंद नहीं है, तो हम 48 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट करके दिखा दिया। बंगाल पुलिस इज द नंबर 1 ऑफ द वर्ल्ड पुलिस, कंपेयर ऑफ द वर्ल्ड पुलिस। स्कॉटलैंड वर्ल्ड पुलिस नंबर 1 में, बंगाल पुलिस हम देखा। अच्छा, नीरव मोदी को पकड़ कर लेके आ पाए हैं, 10 साल तो निकल गया है। ललित मोदी को लेकर आ पाए हैं, विजय माल्या को लेकर आ पाए हैं, मेहुल चोकसी को लेकर आ पाए, और सबसे बड़ा विजय साहब जो 100 करोड़ रुपया लेकर सूरत से जब भागे हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से घोटाला कर, उसको पकड़ कर लेकर आ पाए हैं। और रह गया है, मैं एक चीज आप बताता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी का रिएक्शन आप पर लेंगे आपके सवाल पे जल्दी से। मैं चाहता हूं हाँ या ना में अगर बता देंगे तो आसानी होगी कि ये संदेश खाली का जो मुख्य आरोपी है उसको अभी भी आप मानते हैं कि उन पे आरोप जो है वो गलत है या सही है? अभी भी आप मानते हैं, अभी भी उसको डिफेंड कर रहे हैं आप? 30 सेकंड समय दीजिएगा। जो कानूनी जो कार्रवाई चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चलेंगे। जो अगर गलती होगा तो उसको फांसी दे दिया जाए, उसमें मेरे को पार्टी का 0 टॉलरेंस है। और रह गया, देखिए, मयूर को पालक लगा के अगर कौवा बोलेंगे हम मयूर या शेर के, और शेर का साल लगा के नहीं, ठीक है, हम समझ गए, हम हो सकते हैं, हम समझ गए आपका तर्क क्या है। सतीश जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश जी, ये बातें कही जा रही हैं कि हमने एक्शन ले लिया, हमने कार्रवाई कर दी। क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी के नेता वहां तक नहीं पहुंचते, इतना बवाल नहीं होता, इतना प्रोटेस्ट नहीं होता, तो सरकार शायद इतनी कार्रवाई कर पाती? क्या इसका क्रेडिट आप लोग खुद लेना चाहते हैं? समीर जी, बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आकर एक ईंट भट्टे के मजदूर को, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी का गुर्गा था, बाद में सारे जब शिफ्ट हुए टीएमसी में, और इतना बड़ा आदमी बना दिया एक मजदूर को कि जिसने लक्ष्य करके, टारगेट करके हिंदू दलित महिलाओं को, हिंदू आदिवासी महिलाओं को यौन उत्पीड़न किया, जिसने खेत कब्जे किए। कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में क्या हुआ? अरे एक बोल में दो समीर जी, संजय सरकार साहब अब उनको बोलने दीजिए ना, अपनी बात रखने दीजिए, ये बीच में मत बोला कीजिए प्लीज, गुजारिश है आपसे, आप इतने सीनियर नेता हैं जी। जो हिंदू जो है घाटमपुर में, कानपुर में जो नाबालिगा के साथ हत्या ही हुआ है, गैंग रेप किया है, वहाँ के लिए आपको मीडिया भी सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सवाल नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए, अच्छा आपने अपनी बात कह दी। सतीश लखेरा जी, उनको इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि इसमें आप हिंदू कहां से ले आए, धर्म कहां से आ रहा बीच में? इसलिए आ रहा है समीर जी, ये थोड़ा या तो ऑडियो डाउन कीजिए या इनका मुंह चुप कीजिए, ये बोलने नहीं देंगे, मेरा अनुभव है। संजय सरकार जी, देखिए ये गलत बात है, अब सतीश लखेरा जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। हिंदू इसलिए है, हिंदू शब्द इसलिए है
कि जब हावड़ा के दंगे होते हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि जब हिंदुओं अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत होंगी तो वो प्रतिक्रिया करेंगे ही। पहली चीज, जब कोई दंगा होता है भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर आके पश्चिम बंगाल में दंगा करते हैं। जब कोर्ट में जा करके दुर्गा पूजा की अनुमति लेनी पड़ती है तब जाके हिंदू की बात आती है। जिस तरीके से CAA NR बंगाल का सरकार ने खड़े होते हैं, समीर जी कैसे इस आदमी के साथ नहीं, ठीक है। देखिए सरकार साहब, आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो दूसरा पक्ष है उसका उत्तर तो सुन लीजिए, इतना धैर्य तो रखिए। हम लौटेंगे, थोड़ा सा अपडेट लेने हमें चलना होगा आरामबाग। हम लौट रहे हैं, आप दोनों के पास हम लौट रहे हैं। एक बार हम आरामबाग चलते हैं। सुजॉय पॉल हमारे साथ काफी देर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुजॉय, आरामबाग में क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? यहां से क्या बड़ी बातें पीएम कह सकते हैं, और आरामबाग का ही चुनाव क्यों किया गया है प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे की शुरुआत के लिए? देखिए, मैं पहले आपका लास्ट जो सवाल है उसका आंसर देना चाहूँगा। आरामबाग इसलिए चुना गया है, आरामबाग लोकसभा सीट इसलिए पीएम इसीलिए आ रहे हैं कि लास्ट टाइम मतलब 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर बीजेपी सिर्फ 1250 के करीब वोट से हारे थे। मतलब उसका जो परसेंटेज है बहुत अच्छा था। तो अभी बीजेपी का टारगेट है कि जो सीट में बीजेपी का रिजल्ट अच्छा हुआ था, कुछ ही कम सीट से कम वोट से उनको हारना पड़ा, वहाँ पर वो लोग पहले टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पर पीएम मोदी जाएंगे, वहाँ पर अमित शाह जी जाएंगे, वहाँ पर पहले मीटिंग होगा, वहाँ पर जनसभा होगा। इसीलिए आरामबाग को पहले सिलेक्शन किया गया है। और लोकसभा के पहले पीएम मोदी का ये स्टेट में, बंगाल में ये पहली बार, मतलब लोकसभा से पहले ये फर्स्ट मीटिंग है। और ये मीटिंग से पहले, मतलब पॉलिटिकल मीटिंग से पहले, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है बंगाल में, करीब 7200 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो कि पीएम मोदी के जरिए उसका उद्घाटन होगा। उसके बाद 3 बजे के बाद पीएम मोदी यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो सभा होगा वहाँ पर मोदी जी भाषण देंगे। वहाँ पर भाषण देने के बाद आज राजभवन में वो स्टे करेंगे, वहाँ पर रह जाएंगे कोलकाता में। कल कृष्णनगर में उनका दूसरा सभा है, और उसके बाद 6 तारीख को कृष्णनगर में, नोदिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं, और पश्चिम बंगाल की सियासत को आज के दौर में अगर एनालाइज किया जाए तो यह संदेश खाली का मुद्दा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी क्या एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है? बीजेपी जिसे भुनाने की कोशिश करेगी। समीर जी, मुझे लगता है कि अगर हम संदेश खाली की घटना पर बात करते हुए सिर्फ ये कहेंगे कि ये लोकसभा के लिए मुद्दा बनेगा क्या, तो ये थोड़ा सा संवेदनहीनता होगी। और मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। मुझे तो नहीं याद आता है देश के हर राज्य में कोई घटना उठाई जा सकती है, किसी घटना की बात की जा सकती है। कहीं कोई गुंडे हैं, बदमाश हैं, अपराधी हैं, कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, दुष्कर्म होता है, हर तरह की घटनाएं हो रही, सब हम रोक नहीं पाए हैं, अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे। लेकिन संदेश खाली अपने आप में सबसे अलग है। संदेश खाली में जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, उनको एक वहां का शेख शाहजहां नामक गुंडा, वो अपने साथी गुंडों के साथ हर रात मनोरंजन के लिए अपने घर बुलाता है, अपने पार्टी कार्यालय बुलाता है, अपने ठिकानों पर बुलाता है। और बरसों तक उन महिलाओं की, वो जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं होती। वहां का जो एसपी है हुसैन मोहम्मदी, वो उस पर बार बार कहता है कि ना यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। वहां का जो एसएचओ है, वो जो संदेश खाली ब्लॉक 2 डिवीजन का, वो कहता है कि हमको इसलिए 144 लगानी पड़ी क्योंकि महिलाएं रात में निकल पड़ती है मशाल लेकर, लाठी लेकर। क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि रात में पुलिस के 7 गुंडे आकर धमकाते हैं, उनके पतियों को धमकी दी जाती है कि तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। और ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर धमकी देती हैं कि ये महिलाएं जो मुंह पर कपड़ा बांध कर आ रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप जरा संवेदनहीनता की स्थिति समझिए। बिल्कुल, देश के किसी राज्य की किसी घटना से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, वहां लड़ाई लड़ी, संघ के लोगों की वहां जान तक गई है, और उसके बाद स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये राष्ट्रीय स्तर पर आया। हम पत्रकार लोग भी दोषी, हम लोग भी इस मुद्दे को समय से नहीं उठा सके। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये किसी लोकसभा, किसी विधानसभा, किसी राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखिए, लेकिन हां, उन महिलाओं के साथ खड़े होने का साहस दिखाइए
कितनी मुश्किल से वो महिलाएं खड़ी हो रही होंगी बिल्कुल। जिनके साथ इस तरह की स्थिति, इस तरह का अत्याचार बिल्कुल, हुआ। ये मामला धमकियां मिल रही, ये मामला बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन इस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसने भी सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। और देखिए, ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। राज्य सरकार ने शाहजहां को बचाने की कोशिश की, गिरिराज सिंह का आरोप। बंगाल को हवाले कर दिए हो एक मुस्लिम कम्युनिटी के तहत, क्योंकि आज बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस ढंग का आतंक हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, यौन शोषण हुआ, और आपने उस अपराधी को उस राजनीतिक हथकंडा बना के उसे बचाने का काम किया। डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी आपको। तो निश्चित तौर पर संदेश खाली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। संदेश खाली पर बीजेपी का एक्शन प्लान भी आपको समझा देते हैं। पहले दिन से ही ममता बनर्जी और टीएमसी पर बीजेपी हमलावर है। संदेश खाली के दौरे के लिए हाईकोर्ट तक गए शुभेंदु अधिकारी। पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए लगातार गांव का दौरा किया। अत्याचार पर विरोध प्रदर्शन कर लगातार गिरफ्तारियां दी बीजेपी के नेताओं ने। शाहजहां शेख, हाजरा और उत्तम सरदार के अत्याचारों को सामने लाया गया, और यह सब कुछ तब शुरू हो पाया जब शाहजहां शेख फरार हुआ और संदेश खाली की महिलाओं को यह लगा कि अब जाकर इस बड़े नेता के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। तब यह मामला सबके सामने आया और बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाया। और हमारे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। विवेक जी, अब जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो आपके सामने हैं। गिरिराज सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू डरा हुआ है। ये मुद्दा क्या टीएमसी के लिए भारी पड़ने जा रहा है, जिस तरह से अनदेखी की गई? देखिए, पहली चीज तो ये है कि सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं प्रोटेस्ट किया था, अधीर रंजन चौधरी भी धरने पे बैठे थे उस वक्त। लेफ्ट के डेलीगेशन ने जाने की कोशिश की थी, शुरू में रोका गया, बाद में वृंदा करात अपने पूरे डेलीगेशन के साथ गई। तो ऐसा नहीं है, सभी ने इसमें प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये सब तो बाद में हुआ, ये सब तो बाद में हुआ जब महिलाओं ने विद्रोह किया, फिर बीजेपी ने आवाज उठाई, फिर उसके बाद आप लोग आए। आप सिर्फ बीजेपी ना बोले, और आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी ने पहले आवाज उठाई और बाद में सब आए। ये नैरेटिव गलत है। एवरीबॉडी वाज आपने उठाई थी, लेफ्ट पार्टियों ने आंदोलन किया था कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल किया था, अधीर रंजन चौधरी धरने पे बैठे थे, हम लोगों ने भी किया था। एवरीबॉडी वाज प्रेशराइजिंग, वो एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब बीजेपी स्टैंड्स एक्सपोज्ड ऑन टू लाइंस, जो मैंने पहले भी कहा था। बीजेपी का इंटरेस्ट महिला अपलिफ्टमेंट में, महिला सुरक्षा में है ही नहीं। बीजेपी को इलेक्टोरल गेन्स चाहिए, और जितना ज्यादा ये मामला डिले होता उतना ज्यादा बेनिफिट बीजेपी उठाना चाहती थी। बीजेपी चाहती ही नहीं थी कि शाहजहां शेख के खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि जितना ज्यादा ये मामला लटकता, ये इलेक्टोरल बेनिफिट्स उठाते। दूसरी बात, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होता है या कोई भी क्राइम होता है, उसमें आप धर्म और जाति कहां से ले आते हैं? 65,000 से ऊपर क्राइम रिकॉर्ड हुआ है महिलाओं के खिलाफ, एनसीआरबी का डेटा है उत्तर प्रदेश में। तो उसमें क्या कहा जाएगा, कौन सा धर्म किसके खिलाफ है? क्या 65,000 क्राइम जो वुमेन के खिलाफ यूपी में हुआ वो मुसलमानों ने किया है? और गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, ये हर चीज में कम्युनल एंगल चाहते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान लेकिन सवाल है कि जो ग्रॉस क्राइम का एक डेटा है और कोई एक स्पेसिफिक केस है, क्या उसको उससे कंपेयर किया जा सकता है या जाना चाहिए? या फिर ये जो केस है संदेश खाली का, ये एक बिल्कुल अलग केस है, जैसा कि हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, इसको देखने का भी एक नजरिया होना चाहिए, जो संवेदनशील नजरिया होना चाहिए। सतीश जी, ये सवाल इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं, जैसा कि विवेक जी कह रहे थे कि आप हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, इवन हर्षवर्धन जी भी इस बात से सहमत हैं कि राजनीति छोड़िए, इस विषय की संवेदनशीलता देखिए। हिंदू महिलाएं कहने के बजाय आप ये देखिए कि महिलाओं के साथ वहां क्या हुआ। सतीश जी। समीर जी, जब स्पष्ट है कि एक बांग्लादेशी और जैसे हजारों लाखों बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया गया है, तो ये सत्य है कि वो बांग्लादेशी है, पहली चीज। नंबर 2, जो पीड़िताएं हैं, हर पीड़िता की अपनी आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है कि वह हिंदू, दलित और हिंदू आदिवासी अधिकतर है। दूसरी चीज, एक आदमी, एक गुंडा 1250
उस पे मामले हैं और जिसमें 400 से ज्यादा जमीन के कब्जे के हैं, जो जमीनों में पानी भर देता है, झींगा मछली और उसका उत्पादन नहीं करता है। सतीश जी, यही तो उनका ऑब्जेक्शन है कि जैसे ही आपको आप नहीं, ये उस ऑब्जेक्शन को आपको मुझे लगता है जवाब देना चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या है कि आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं एज ए हिंदू, एक महिला होने के नाते उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते? क्या इसमें कोई राजनीतिक लाभ आप देखते हैं? बिल्कुल लाभ नहीं है। आप चलिए आप दूसरे तरीके से देखिए, हमारे टीएमसी के मित्र कह रहे थे दुनिया की नंबर 1 पुलिस टीएमसी बंगाल पुलिस। आप बताइए 1250 मामले जिस आदमी पे रजिस्टर्ड हो जो कभी थाने न गया, और जो जब कल अरेस्ट हुआ, अरे शांत रहिए, इन्हें समीर जी इस आदमी को चुप कराइए। संजय सरकार जी, मैं देखिए इस तरह मत करिए प्लीज। अभी जिनसे प्रश्न कर रहा हूं उनको उत्तर देने दीजिए। आपसे हमने पूरा समय आपको दिया, हम लौटेंगे आपके पास भी। संजय जी प्लीज। जिस आदमी पे 1250 मामले रजिस्टर्ड हैं, 400 जमीन कब्जाने के हैं, और ऐसे मामले जो महिलाएं अब कैमरे पे आके बोल रही हैं, जब उन्हें लगा कि उनके साथ शेष दुनिया खड़ी हो रही है, जब उन्हें लगा कि अब बाहरी दुनिया को पता चल गया हम कैसा नारकी जीवन जी रहे हैं, तो वो कितने मामले होंगे। और जब हम ममता बनर्जी का माइंडसेट जानते हैं, मैंने पिछले चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जब पश्चिम बंगाल में काम किया तो हमने टीएमसी का नंगनाच देखा है और पुलिस का रवैया देखा है, प्रशासन का रवैया देखा है। और एक आईपीएस अधिकारी को जब चुनाव आयोग ने फटकार लगाई तो ममता बनर्जी उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये दुनिया की नंबर 1 पुलिस का जिसको तमगा दिया जा रहा है, वो किस तरीके से टीएमसी कैडर बन के काम करती है। और उन लाचार महिलाओं से पूछिए जो कहती ना थाना सुनता है ना पुलिस सुनती है, और एक महिला मुख्यमंत्री खुद उन महिलाओं की पीड़ा पे सवालिया निशान उठाती है। संजय सरकार इसका जवाब देना चाह रहे हैं। संजय सरकार साहब, आप पश्चिम बंगाल पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपकी शाहजहां शेख के साथ डील हो गई है। दरअसल वो पुलिस की कस्टडी में नहीं भेजा गया बल्कि पुलिस की सुरक्षा में भेजा गया, वहां पूरी तरह से सेफ रहेगा और 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी उसे जेल में। अच्छा, मैं 3 चीज का पहले सवाल आपको जवाब देंगे, लेकिन बीच में मत टूकिएगा प्लीज। अच्छा, घाटमपुर कानपुर में जो नाबालिग को साथ में गैंग रेप करके उसको पेड़ में लटकाया गया, तो वो भी तो हिंदू था। मोराना में जो एक 34 साल का गर्भवती महिला था, जो 8-10 दिन पहले घटना घटा था, तो उसमें उसको भी प्रेग्नेंट महिला था, उसको 3 आदमी मिलकर बलात्कार करके पेट्रोल से जलाया गया था, वो भी हिंदू थे। और रह गया मेरा हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो हर्षवर्धन जी जो बैठे हुए हैं, ये पत्रकार, ये धृतराष्ट्र कैसे बन गया? वो महिला को दिखाई नहीं दे, वो हिंदू था। और गिरिराज सिंह इतना हिंदू के ऊपर में जब टॉर्चर होता है तब ये हिंदू के बारे में गिरिराज सिंह क्यों नहीं बोलता? पागल जैसे बात करता है। और रह गया वहाँ का जो घटना घटा है, महिला लोग बोल रहे हैं वहां पर हम लोग को फुसलाया गया है, चक्रांत कर दिया गया है, हम लोग को जोर जबरदस्ती कर दिया। महिला लोग न्यूज में बोल रहे हैं, हम ये प्रूफ दे रहा है, बोल रहे हैं। अभी तो धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ रहा है ना। और भी देखिए ना, खेला तो बाकी है, चुनाव का खेला हम आपको बाकी कर देंगे। और भी जो घटना क्या खेला बाकी है, क्या करने वाले हैं बात? हाँ, ये मतलब खेला बाकी है? नहीं, ये लोग जो खेला स्टार्ट किया है, खेला तो हम खत्म करेंगे। अच्छा। उसमें कोई अभी महिला लोग धीरे धीरे आके बोल रहे हैं ये शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ये लोग, मतलब इसको भड़काया गया। अफसोस ही कहा जा सकता है त्रिपाठी जी की इस संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत हो रही है, लेकिन एक बड़ा सियासी मुद्दा तो बनता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी कह रही है खेल शुरू किया बीजेपी ने, खत्म हम करेंगे। इस तरह के बयानात कैसे देखेंगे आप? नहीं, ये चीज देखिए, और चीज हो गया सरकार साहब, वक्त कम है, जरा सुनिए भी। अब थोड़ा शक इनके अंदर होगी, खुलकर पूरी तरह से पी गए हैं। और आप जरा कल्पना कीजिए, वो महिलाएं जो कह रही हैं कि औरत होकर औरत की इज्जत का ख्याल ममता बनर्जी को नहीं है, वो महिलाएं जो कह रही हैं कि हम पुलिस के पास मामला दर्ज कराने जाते हैं, वो नहीं कर रही तो हम क्या करें। टीएमसी के प्रवक्ता सरकार साहब उसी को पूरी तरह से स्थापित कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए। नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की सियासत क्या होनी चाहिए त्रिपाठी जी इस मुद्दे पर? गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदू डरा हुआ है पश्चिम बंगाल का। नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने तो एक बार भी कहा नहीं। ये आप एक मिनट सरकार साहब, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम आप सुनने को तैयार नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो सुनिए। संजय सरकार साहब धैर्य रखिए, सुनिए। तरह के कुकर्म करता है और वो महिलाएं, और एक बात और समझिए, वहां जो कहा जा रहा है ये बांग्लादेश से लगे सीमावर्ती विधानसभाएं, ऐसी 14 विधानसभाएं हैं। यहाँ हिंदू अनुसूचित जनजाति के लोग जो बहुत मेजॉरिटी में थे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हुई है।
बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, ड्रग तस्करी हो, गौ तस्करी हो, दुनिया भर के अपराध का अड्डा बना हुआ है और उसमें ये शेख शाहजहां का एक हिस्सा है। तो सीधे तौर पे आपने इनकी पुलिसिंग पे क्वेश्चन तो किया। हर्षवर्धन जी, एक तरफ वो पुलिस की अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये संदेश खाली का जो विषय है, एक तरफ इसमें जस्टिस की बात की जा रही है, क्या उन महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनके आरोपों की सही जांच होगी, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, और क्या इस पर राजनीति अभी बहुत लंबी चलेगी?